तो लास्ट टॉपिक है ये अपने सेकेंड यूनिट में, बिजनेस प्लान। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्लान? अंडरलाइन करते जाना जहां पे बोलूँ वो। व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस? अ बिजनेस प्लान, एंटरप्रेन्योरशिप। A business plan is a blueprint of the step-by-step procedure to convert a business idea into a successful venture. ये एमसीक्यू में आता है। इट इज अ ब्लूप्रिंट यानी मतलब रोड मैप। ये रास्ता दिखाता है कि किस तरह से एक बिजनेस आइडिया को आप एक सक्सेसफुल वेंचर यानी बिजनेस में कंप्लीट कर पाओगे। इट इज इंटरेक्शन ऑफ फंक्शनल प्लान्स सच एज प्रोडक्शन प्लान। फंक्शनल प्लान का मतलब जिस पे रियल में काम होता है वैसा, नॉट ऑन पेपर। प्रोडक्शन प्लान है, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान एक्सेट्रा। Business plan is a written document prepared by an entrepreneur which gives detailed information about all the internal and external elements involved in starting a new venture. कभी भी नया बिजनेस शुरू करने के टाइम पे जो भी तुम्हारे इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब जो भी वेरिएबल्स बोलते हैं तो उसको बड़ी बार बोलेंगे गुजराती में, फैक्टर्स भी बोल सकते हो इसके अंदर। एक तो बिजनेस प्लान में पहले तो करंट स्टेटस, तुम कहाँ पे हो। फ्यूचर स्टेटस, तुम कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स, तुम क्या अचीव करना चाहते हो। और एक्सपेक्टेड नीड यानी मतलब अब तुम कौन सी एक्शन लोगे तो वहां तक पहुंच पाओगे। तो बिजनेस प्लान के अंदर क्या कवर होता है? द प्रोजेक्ट, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिटिकल रिस्क, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइलस्टोन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, टाइम टेबल, शेड्यूल एक्सेट्रा। तो इसको अपने रोड मैप बोलेंगे विच गाइड एन एंटरप्रेन्योर ड्यूरिंग हिज और हर टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल बिजनेस। अब बिजनेस प्लान ये भी अंडरलाइन करो। अब बिजनेस प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट फॉर आउटसाइडर इन्वेस्टर, वो बाहर के लोगों के लिए होता है। और फाइनेंशियल सोर्सेस या तो बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो रीड करेंगे और अंडरस्टैंड यानी उसको समझेंगे। Importance of business plan can be understood in two ways. For entrepreneur, for entire business planning process forces the entrepreneur to analyze all the aspects for his or her venture। और फिर वो स्ट्रेटजी बनाएगा कि किस तरह से अनसर्टेनिटी के साथ में यानी अचौकसता, अनसर्टेनिटी, उसके साथ में कैसे डील करेंगे, मतलब कोई भी सिचुएशन आए कैसे डील करेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट में जिसमें बोलूं उसी वर्ड को या तो फ्रेज को अंडरलाइन करना, याद करने में आसानी रहेगी। जब बिजनेस प्लान बनाया जाता है तो ऑल एस्पेक्ट्स, इसका मतलब सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब यहां से दिस इज हेल्पफुल टू प्रिपेयर, अंडरलाइन करो, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, यानी आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में पता चलेगा। दूसरा, एंटरप्रेन्योर नीड्स टू पुट इन टाइम, एफर्ट, रिसर्च एंड डिसिप्लिन टू प्रिपेयर द बिजनेस प्लान। उसको अपने सारे सोर्सेज खर्च कर देने पड़ते हैं। ऑल दीज थिंग्स फोर्स हिम और हर टू व्यू द वेंचर, अंडरलाइन करो, क्रिटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली। क्रिटिकली मतलब सही हुआ तो पॉजिटिव क्या होगा, गलत हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव। ये दोनों चीजें, क्रिटिकल का मतलब सही गलत दोनों को सोचना, और ऑब्जेक्टिवली का मतलब मैंने जो मकसद रखा है वो मकसद पूरा करूं या नहीं। एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है जब भी बिजनेस प्लान बनाता है। तब इस एनालिसिस से उसको मदद मिलती है क्लोजली स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मतलब चेक करना, हिज और हर एजम्पशन अबाउट द वेंचर सक्सेस। तो वेंचर सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, उसके बाद में अंडरलाइन करो क्लोजली स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब चेक कर पाना कि मैंने जो सोचा है वो हो पाएगा कि नहीं। फिर एंटरप्रेन्योर हैज टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स, तो इसका मतलब वो डेवलप करेगा, एग्जामिन करेगा ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फॉर आउटसाइड, अंडरलाइन करो आउटसाइड इवेल्युएटर्स, यानी बाहर के लोगों को पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। द बिजनेस प्लान क्वालिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग मेजरेबल बेंचमार्क फॉर कंपेयरिंग फोरकास्ट विद एक्चुअल रिजल्ट। कंपेयरिंग फोरकास्ट विद एक्चुअल रिजल्ट को अंडरलाइन करो। देखो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव कैसे पहुंच पाएंगे वहां तक, उसको बिजनेस प्लान बताता है। इसी तरह से
मैं फोरकास्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ में कंपेयर करने के लिए बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब स्टैंडर्ड, बेंचमार्क ना लिखना हो तो उसकी जगह लिख सकते हो स्टैंडर्ड। हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि ये स्टैंडर्ड तक हमको पहुंचना है। अब बिजनेस प्लान इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू गाइड फॉर फ्यूचर, अंडरलाइन करो, फ्यूचर ऑपरेशंस। तो ये फ्यूचर ऑपरेशन के लिए काम करेगा। और अब बिजनेस प्लान इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑब्टेनिंग फाइनेंस। पैसा अगर लाना हो किसी के पास से तो सबसे पहले आपको उसके सामने बिजनेस प्लान रखना पड़ेगा। ये किसके लिए था? एंटरप्रेन्योर के लिए था। अब फोर, फाइनेंशियल सोर्सेज। फाइनेंशियल सोर्सेज refers to bankers, venture capitalists and or investors who provide necessary finance to the budding यानी न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो बाहर के फाइनेंशियल सोर्सेज को ये पता चलता है बिजनेस कितना आगे बढ़ पाएगा। तो देखो इसमें पहला, टोटल 5 चीजें। बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द, अंडरलाइन करो, मार्केट पोटेंशियल, यानी मार्केट में बिजनेस कितना चल पाएगा। एंड प्लान्स फॉर सिक्योरिंग अ शेयर ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट में मुझे एक हिस्सा लेना है तो वो किस तरह से मैं उस हिस्से तक पहुंच पाऊंगा। बिजनेस प्लान इंक्लूड सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। पूछ सकते हैं क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है। उसमें एमसीक्यू, दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द वेंचर। वेंचर के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द एंटरप्रेन्योर कैन कन्विंस द फाइनेंशियल सोर्सेज दैट द न्यू वेंचर विल बी एबल टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट। विल एबल नहीं, विल बी एबल आएगा, यानी प्रॉफिट आएगा, अंडरलाइन करना सफिशिएंट प्रॉफिट को। और टू रीपे द डेट्स, यानी मतलब वो अपना कर्जा चुकता कर पाएगा टाइम पे। The business plan identifies critical risk and crucial events with contingency plans that provide opportunity for the success of venture. Contingency plan, contingency यानी अगर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट हुई तो उस टाइम पे आप प्लान को किस तरह से चेंज करोगे। तो कोई भी रिस्क अगर है, क्रिटिकल रिस्क का मतलब क्या होता है कि जिस रिस्क को अगर नहीं देखा ने, अनदेखा किया तो पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो जाए। बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू मेक, अंडरलाइन करो, फाइनेंशियल इवेल्युएशन ऑफ द न्यू वेंचर, यानी नए वेंचर में पैसा कहां से आएगा और वो पैसा किस तरह से कमा के उसको रीपे करेगा, उसको इवेल्युएट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस प्लान एन इन्वेस्टर और लेंडर कैन असेस, असेस यानी चेक करना, द मैनेजमेंट एबिलिटी टू ऑफ द बिजनेस वेंचर, यानी मैनेजमेंट कितना काबिल है। तो असेस द मैनेजमेंट एबिलिटी को अंडरलाइन करें। इन शॉर्ट, बिजनेस प्लान इज यूजफुल टू फाइनेंशियल सोर्सेज टू डिसाइड द इकोनॉमिक वायबिलिटी, वायबिलिटी यानी प्रैक्टिकलिटी, possibility of the venture. It is useful to entrepreneur and financial sources to take certain important decision, that is whether to invest fund in new venture or not, यानी पैसा लगाना चाहिए इस बिजनेस में कि नहीं लगाना चाहिए। एग्जैक्टली बिजनेस प्लान इज जस्ट लाइक वो शार्क टैंक, जैसे समझा दें ना अपने बिजनेस प्लान को कि हम बिजनेस किस तरह से करना चाहते हैं, सामने वाला सवाल करेगा फिर उसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। एग्जैक्ट वही बिजनेस प्लान है। नाउ डिस्कस अबाउट बिजनेस प्लान, एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ बिजनेस प्लान। लेआउट यानी कैसे बनाया जाता है। अब मीनिंग देखो, वो तो ऊपर आ चुका है। तो इसके बाद अपने सीधे कंटेंट से शुरुआत करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए। कंटेंट में सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव समरी। समझना बहुत सिंपल है। एग्जीक्यूटिव समरी यानी जब भी प्लान अपने किसी का हाथ में लेते हैं ना, तो उस प्लान को के अंदर सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव समरी। ये 3 या 4 पेज की समरी होती है, ये पूछते हैं, राइट, ऑफ द कंप्लीट बिजनेस प्लान। उसमें की फैक्टर्स हाईलाइट किए जाते हैं, जिसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट होने वही चीजों को हाईलाइट किया जाता है। मतलब सामने वाला कौन सी बातों से ज्यादा लुभा जाएगा। On the basis of these key factors, the potential investors can believe the success of the venture. Executive summary is prepared after the complete plan is written. पूरा प्लान लिखने के बाद एग्जीक्यूटिव समरी आती है। याद रखना, ये पूछते हैं कौन सी चीज को सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो एग्जीक्यूटिव समरी को। अब सेक्शन 2 में आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस का नाम, उसके बाद में उसका बैकग्राउंड यानी करंट स्टेटस, अभी कहाँ पे है,
और फ्यूचर में कहाँ जा पाएगा, गोल्स क्या रखे गए, और माइलस्टोन, माइलस्टोन यानी 5 महीने के बाद कहाँ पे होगा, 10 महीने के बाद कहाँ पे होगा, उसको माइलस्टोन्स बोला जाता है। एक एक करके अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े उसको। फिर यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, तुम्हारी प्रोडक्ट बाकी सब के साथ कंपेयर करो तो कितनी अलग है, जिसके अंदर आता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और स्पेशल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। अंडरलाइन करो इसको, डी में लिखा है। फिर मार्केटिंग, इसमें मार्केट, थ्रू द मार्केटिंग सेगमेंट एंटरप्रेन्योर कन्विंस करता है इन्वेस्टर्स को कि हम जिस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं उसका मार्केट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। द सेल्स प्रोजेक्शंस कैन बी अचीव्ड, कि हमने जो सेल्स सपोज किया है वो अचीव किया जाएगा और कंपटीशन में हम सबसे आगे बढ़ पाएंगे। फिर आता है उसके बाद में रिसर्च एंड एनालिसिस, उसी में टारगेट मार्केट आइडेंटिफाइड, इसका मतलब मेरा मार्केट कौन सा है वो। हियर मार्केट नीश, नीश का मतलब काइंड, किस तरह का मार्केट है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो देखो लिखा गया है, मार्केट नीश पूछते ही है, एमसीक्यू है। मार्केट नीश इज अ होमोजीनियस मार्केट विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सच मार्केट नीड्स न्यूली प्रपोज प्रोडक्ट और सर्विस। याद रखो ये मार्केट में नई प्रोडक्ट और नई सर्विस वो लोग चाहते हैं, इसलिए ये मार्केट के जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सेम प्रोडक्ट चाहते हैं ये लोग। अब मार्केट की साइज क्या है, और उसमें ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब कितने टाइम तक कोई प्रोडक्ट टिकती है। फिर उसके बाद कंपटीशन, कंपटीशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपटीशन कितनी है और कितनी सब्स्टिट्यूट्स वो लोग हमको ऑफर करते हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब अपनी प्रोडक्ट जैसी दूसरी प्रोडक्ट ऑफर करना। एस्टिमेटेड मार्केट शेयर, इट मस्ट मेंशन द एस्टिमेटेड मार्केट शेयर दैट न्यू वेंचर एक्सपेक्ट्स टू गेट, कितना मार्केट शेयर हम ले पाएंगे इन फ्यूचर। अब आता है इसके बाद में मार्केटिंग प्लान, मार्केट स्ट्रेटजी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट मस्ट शो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, द काइंड्स ऑफ कस्टमर्स टारगेटेड बाय इनिशियल इंटेंसिव सेलिंग, लेटर सेलिंग। देखो पहले इंटेंसिव सेलिंग का मतलब क्या, मैं मेरी प्रोडक्ट को हर जगह फैला दूं, उसको इंटेंसिव सेलिंग बोला जाता है, हर दुकान पे मिले ना वो। फिर उसके बाद में ये जो लेटर सेविंग सेलिंग है ना, उसका कुछ मुझे डाउट लग रहा है वर्ड के अंदर। द मेथड्स ऑफ इसको कैंसिल कर देना। द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द कस्टमर, कॉन्टेक्टिंग सॉरी, कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाएगा। उसके बाद में जो प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर कर रहे हो उसकी क्वालिटी, प्राइस किस तरह से डिलीवर किए जाएगी और कितनी वारंटी आप उसके अंदर प्रोवाइड करते हो, ये सारे एस्पेक्ट्स। द इनोवेटिव एंड यूजुअल मार्केटिंग कंसेप्ट, इनोवेटिव यानी तुम कोई नया मार्केटिंग कंसेप्ट लेके आते हो, बेचने के लिए कुछ नई चीज लेके आते हो। या फिर यूजुअल का मतलब जो सालों से लोग कर रहे हैं वैसा ही हम भी करेंगे। अब प्राइसिंग यानी राइट प्राइस, टू पेनेट्रेट द मार्केट, मार्केट में घुसना, पेनेट्रेट यानी सच प्राइस मस्ट एबल, मस्ट बी एबल टू मेंटेन द मार्केट, सच प्राइस मस्ट बी एबल टू मेंटेन द मार्केट शेयर एंड मस्ट बी एबल टू अचीव ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और सेल्स के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे तुम्हारी उस प्राइस के अंदर कवर हो जाने चाहिए। फिर एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, in case of manufactured product, it must include the product sheets and promotional literature, the trade show participation, etc. In case of product or service in general, it must include advertising and promotional campaign. यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट या तो सर्विस इन जनरल आपके पास है तो फिर उसके अंदर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल कैंपेन होना ही चाहिए। प्रमोशनल कैंपेन यानी कितना खर्चा उसके ऊपर किया जाएगा लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। फिर आता ऑपरेशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन, सबसे पहले उसके अंदर ये सब पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ऑपरेशंस में कवर होता है या तो ये किस में कवर होता है, ये वाला एमसीक्यू, यानी इसको बराबर ध्यान से पढ़ के जाना है। द सिलेक्टेड लोकेशन ऑफ न्यू वेंचर इज मेंशन। फिर एडवांटेजेस, जोनिंग एंड टैक्सेस, एडवांटेजेस यानी कोई लोकेशन है तो इसमें लेबर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, आसानी से मिल जाए, वेज रेट कम हो, ये सब हमारे फायदे हैं। जोनिंग का मतलब इसमें लोकेशन का जोन कौन सा है, जोन गवर्नमेंट रेगुलेशन में आता है कि नहीं, या फिर दूसरे अलग तरह के जो भी तुम्हारे पास, वेदर सच में आगे नहीं लिखा गया। फिर टैक्सेस है, इट मस्ट इंक्लूड टैक्स कवरेज, या तो देखो टैक्स ज्यादा ले, अगर गवर्नमेंट ले रही है वो भी बताना है उसके अंदर,
और अगर कोई जगह पे टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है यानी टैक्स में माफी मिलती है तो वो भी यहाँ पे लिखना है, किसी जोन के अंदर ये मिलता हो तो। फिर प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्लोजनेस, नजदीक। इट इंक्लूड्स नियरनेस ऑफ द लोकेशन टू द सप्लायर, यानी रॉ मटेरियल और कंपोनेंट के सप्लायर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कितने नजदीक है। फिर एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, इट मस्ट इंक्लूड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ लोकेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टमर्स, तो कस्टमर तक हम किस तरह से पहुंचेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा वो। फिर आता है उसके बाद में सेक्शन 5 के अंदर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट टीम, इसमें की पर्सनल यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है मैनेजमेंट करने वाले, उनकी पोजीशन, इनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनका करियर एक्सपीरियंस, साथ में एज वेल एज देयर रिज्यूमे, रिज्यूमे यानी मतलब उनका बायोडेटा जिसको बोला जाता है। इसके अंदर एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है वो भी बताना जरूरी है। फिर लीगल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन यानी जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग हो, एमसीक्यू है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एडवाइजर और कंसल्टेंट कौन कौन है। फिर इसके बाद फाइनेंस आता है, फाइनेंस यानी पोटेंशियल वायबिलिटी ऑफ द वेंचर, यानी फ्यूचर में ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सेगमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले तो बैलेंस शीट आती है, उसके बाद में यानी फाइनेंशियल पोजीशन वो टाइम पे क्या है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस या तो इनकम स्टेटमेंट जिसके अंदर सेल्स का फोरकास्ट भी होगा, प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस कितने किए जाएंगे। अब उसके बाद यानी जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे, और जितनी भी इनकम हो सकती है वो सारी इनकम इसके अंदर लिखनी है। कैश फ्लो के अंदर कब कैश इनफ्लो यानी आता है और कैश कब जाएगी उसके बारे में। और ब्रेक इवन का मतलब कब बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर पहुंचेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट को अपने ब्रेक इवन बोलते हैं, अंडरलाइन करना इसको। प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। फिर ई में आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग प्लान्स, कॉस्ट कंट्रोल और बजटिंग, बजटिंग का मतलब फ्यूचर में किस तरह से एक्सपेंस और इनकम को टैकल किया जाएगा। फिर आता है 7 क्रिटिकल रिस्क, दिस सेगमेंट आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल रिस्क टू द न्यू वेंचर एज वेल एज द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी रोकना, मिनिमाइज यानी कम करना, और फेस यानी उसका सामना करना। तीनों चीजें रोक सकते हो तो उसको वहीं पे रोक लेना चाहिए, मिनिमाइज कर सकते हो तो वो एफर्ट लगाना चाहिए, लेकिन अगर रोक ना पाए तो फिर उसको फेस कैसे करना है ये भी देखना है। फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स में देखें, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर अनफेवर, अंडरलाइन करो, इफेक्ट ऑफ अनफेवरेबल ट्रेंड इंडस्ट्री में, डिजाइन में या तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। जो कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट एक्सीड हो जाती है एस्टिमेट से, यानी बढ़ जाती है, एक्सीड का मतलब बढ़ जाना। और उसके बाद में डिफिकल्टीज ऑफ लॉन्ग लीड टाइम, कई बार सप्लायर ज्यादा टाइम लेते हैं सप्लाई करने में। फिर ऑब्स्टिकल्स एंड रिस्क, इट मस्ट इंक्लूड द एलिमेंट्स लाइक प्राइस कटिंग बाय कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर कई बार प्राइस कम कर देते हैं। फिर रॉन्ग मार्केट प्रोजेक्शन, हमने मार्केट को गलत जाना हो। फिर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इट मस्ट इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ कंटिजेंसी प्लान इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मेन प्लान। यहाँ पे याद रखो अगर प्लान ए नहीं चलेगा तो उसकी जगह पे प्लान बी हमारे पास तैयार होना चाहिए, तो इसमें कंटिजेंसी प्लान यानी किसी मेन प्लान की जगह पे दूसरा प्लान। फिर लास्ट आता है इसके बाद में, सॉरी, माइलस्टोन शेड्यूल और अपेंडिक्स भी आएगा उसके बाद। हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी, हार्वेस्ट अपने लास्ट में देखा था टॉपिक 6 के अंदर, एग्जिट स्ट्रेटेजी के अंदर। उसके अंदर जब अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, एग्जिट का मतलब क्या, बिजनेस को छोड़ देना। सक्सेशन का मतलब उस बिजनेस को किसी को हैंड ओवर कर देना। अब ट्रांसफर ऑफ असेट, द ट्रांसफर ऑफ कंपनी एसेट में बी डन विद इन फैमिली मेंबर या तो फिर आउटसाइडर्स को किया जा सकता है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस को उसी तरह से चलाना है, वही सूटेबल मैनेजमेंट चलना चाहिए। फिर आइडेंटिफाइंग सक्सेस, तो एंटरप्रेन्योर में ट्रांसफर द ओनरशिप टू अ की एम्प्लॉय इन एक्सचेंज ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल रिटर्न। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, ऑनरशिप को ट्रांसफर करेगा, की मैनेजर यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो ना उसको। देन कम्स माइलस्टोन शेड्यूल, माइलस्टोन शेड्यूल यानी मतलब आप 1 महीने में कहाँ पहुंचोगे, 10 महीने में कहाँ पहुंचोगे, जैसे मैंने आगे समझाया। 1 साल में, आप 5 साल के बाद अपनी कंपनी को कहाँ देखते हो। टाइमिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे क्वार्टरली, मंथली या तो वीकली बनाया जा सकता है।
डेडलाइंस, डेडलाइंस मतलब वहां तक पहुंचना ही पड़े वैसी सिचुएशन। और माइलस्टोन्स, रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स सच एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ वेंचर, वेंचर को इनकॉर्पोरेशन करना मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन। कंप्लीशन ऑफ डिजाइन और डेवलपमेंट, फिर प्रोटोटाइप कंप्लीट होना, जैसे एक प्रोडक्ट बना रहे तो उसका वर्किंग प्रोटोटाइप बनाना। फिर हायरिंग ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल करने वाले लोगों को हायर करेंगे यानी उनको नौकरी पे रखेंगे। डिस्प्ले करेंगे ट्रेड शोज के अंदर, ये ऑटो कार इंडिया शो होता है उसके अंदर जब नई कार आने वाली होती है उसको शो किया जाता है, बराबर, उसके कंसेप्ट को दिखाया जाता है। कई बार उसमें से कई कार्स मार्केट में कभी आती ही नहीं है, सिर्फ वो कंसेप्ट की तरह से वहां पे लॉन्च किया जाता है। कंपनी अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह से करती है। साइनिंग अप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स, कोई डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को हायर करना। एंड ऑर्डरिंग प्रोडक्शन क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, रिसीट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहला सेल्स करना, पहली डिलीवरी देना। पेमेंट ऑफ फर्स्ट अकाउंट रिसीवेबल, ये हर बार एनिवर्सरी के ऊपर अ, जो जोमेटो है ना उसका सीईओ किसी एक कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करने के लिए खुद जाता है, हर साल एक बार एक दिन। और वो पूरा दिन वो काम करता है जो काम उसके सारे एम्प्लॉयज करते हैं वो, यानी ये एक तरह से समझो कि वो पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है। आप अगर ऑर्डर करते हो और बाय चांस समझो कि आपके घर में वो आ जाए तो फिर आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसको फ्लड करोगे, प्लस वो लोग भी आगे बढ़ाएंगे उसको। तो ये बिना कोई खर्चे वाला मार्केटिंग हो गया, समझे? तो ये सब भी जरूरी है। फिर अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी, इसमें अपेंडिक्स में क्या आता है? अपेंडिक्स यानी वो चीजें ने जो वर्ड्स तुमने उसके अंदर यूज किए। बिब्लियोग्राफी यानी कहाँ कहाँ से तुमने लेटर किसी का यूज किया हो तुमने, प्राइमरी या तो सेकेंडरी रिसर्च डेटा, किसी के लीज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो तुमको लगाने हो साथ में, प्राइस लिस्ट सप्लायर या तो कॉम्पिटिटर्स के। अब बेनिफिट्स या तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, डायरेक्टली अपने बेनिफिट्स पे जाएंगे, ये ऊपर का प्रीफेस आपको कैंसिल कर देना है। Now, through business plan, the entrepreneur can view the venture critically and objectively. ये सब जो रिपीट हुआ ना आगे हो चुका है वही रिपीट होगा, ये दूसरी बार वर्ड जाते हैं क्रिटिकली और ऑब्जेक्टिवली। इसका मतलब बिजनेस प्लान प्रिपेयर करने के टाइम पे उसको अपना टाइम, एफर्ट, रिसर्च और डिसिप्लिन सब ध्यान से यूज करना पड़ता है। फिर बिजनेस प्लान से एंटरप्रेन्योर स्क्रूटिनाइज कर पाता है कि वेंचर सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ये आपको रिपीट याद नहीं करना है, समझ लो मैंने बोला आगे जो हो चुका है ना वही चीज यहाँ पे आ रही है। बिकॉज बिजनेस प्लान इंक्लूड्स इकोनॉमी, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, चार एनालिसिस याद रखो। इकोनॉमिक यानी पैसा कहाँ से आएगा, कितना कमा पाएंगे। इंडस्ट्री मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और इंडस्ट्री में हमारी प्लेस क्या होगी। फाइनेंशियल पैसा कहाँ से आएगा, और उसके बाद में कंपटीशन कितनी है। द बिजनेस प्लान एक्सप्रेस इज द ऑब्जेक्टिव, अंडरलाइन करो क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव को क्वांटिफाई करते हैं। इसका मतलब मेजरेबल बेंचमार्क, ये भी आ चुका है देखो। मेजरेबल बेंचमार्क्स टू कंपेयर फोरकास्ट विद एक्चुअल रिजल्ट, यानी आप फ्यूचर में जो हो रहा है उसको एक्चुअल रिजल्ट के साथ में कंपेयर करते जाओगे। द कंप्लीटेड बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन टूल फॉर फाइनेंशियल सोर्सेज, जहां से पैसा आता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या शेयर होल्डर्स, वो सबको पता चलता है कि बिजनेस प्लान से कंपनी क्या करने वाली है। द कंप्लीटेड बिजनेस प्लान ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑपरेशनल टूल फॉर द वेंचर, अब पूरा बिजनेस प्लान ऑपरेशनल टूल यानी मतलब बिजनेस कैसे चलेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड बेनिफिट्स ऑफ द टू द फाइनेंशियल सोर्सेज, फाइनेंशियल सोर्सेज इंक्लूड बैंकर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड और इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंस टू द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये आ चुका है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स वर्ड के साथ बोल रहा हूं मैं। इसमें मार्केट पोटेंशियल पता चलता है, जस्ट होल्ड ऑन, सब रिपीट है देख लो, फिर भी मैं वर्ड बता देता हूँ इसके अंदर देखो। एक तो डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल मार्केट शेयर, अंडरलाइन करो फर्स्ट में। दूसरे में वेंचर्स एबिलिटी टू रीपे डेट। तीसरे में क्रिटिकल रिस्क एंड क्रूशियल इवेंट्स। फोर्थ के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। फिफ्थ के अंदर फाइनेंशियल सोर्सेज कैन असेस द प्लानिंग एंड मैनेजरियल एबिलिटी।
ये सब लाइन्स अपने आगे पढ़ चुके हो, बराबर ना। तो यहाँ पे ये तुम्हारा पूरा यूनिट कंप्लीट होता है।